दोस्तों फ़िलहाल हम हैं अभी गोंडा बहराइच के बीच चलने वाली एक लोकल ट्रेन में और यहाँ से हम जाने वाले हैं बहराइच, जहाँ से हम एक पुराने सफ़र करीब 130 साल पुरानी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। और जैसे ही हम बहराइच रेलवे स्टेशन पहुँचे, हमें मीटर गेज के ट्रैक्स और फिर मीटर गेज के डब्बे दिखाई दिए, जिसको देखने के बाद इसमें यात्रा करने की लालसा और जाग गई। हमारे पास समय बिल्कुल कम था क्योंकि 8:30 बजे पे हमारी मीटर गेज की ट्रेन डिपार्ट होने वाली थी और अभी वक्त करीब 8:10 का हो चुका था। और बहराइच पहुंचते ही सबसे पहले हम टिकट काउंटर की तरफ गए और बहराइच से मैलानी चलने वाली इस मीटर गेज की ट्रेन का टिकट लिया, जिसका मूल्य 80 रुपये था। तो करीब 206 किलोमीटर के सफ़र के लिए मात्र 80 रुपये। टिकट लाने के तुरंत बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगने को बिल्कुल तैयार थी। और बहुत से पैसेंजर्स के लिए ये एकमात्र सस्ता विकल्प होता है अगर जिनको नानपारा और मैलानी तक का सफ़र करना होता है। तो YDM-4 बिल्कुल तैयार है एक ऐतिहासिक यात्रा करने के लिए। चलिए अब अंदर चलते हैं और इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो ये है मीटर गेज का टिपिकल कोच जिसमें आज हम सफ़र करने वाले हैं और सीटिंग अरेंजमेंट बस एक साइड में होती है, यानी कि दोनों साइड आपको बर्थ जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। और बात करें इमरजेंसी विंडो की, तो आपको सीट जहाँ होती है वहाँ नहीं बल्कि इस साइड पे आपको इमरजेंसी विंडो देखने को मिलेगी। चलिए समय हो चुका है और ट्रेन बिल्कुल अपने तय वक्त पे बहराइच से निकल चुकी है। 1884 में बनी ये मीटर गेज लाइन पहले पूरे यूपी में फैली हुई थी और ये लाइंस आगे NFR यानी कि आसाम तक भी जाती थी। पहले लोग ऐसे ही लंबी दूरी मीटर गेज की ट्रेन्स में करते थे, जहाँ इस रूट पे कई ऐसी ट्रेनें थी जो बहुत नामचीन थी, जैसे कि रोहिलखंड एक्सप्रेस, सेंचुरी एक्सप्रेस और नैनीताल एक्सप्रेस। खैर बात करें हमारे इस सफ़र की, तो हम रिशिया, नानपारा, बिछिया, दुधवा होते हुए मैलानी तक जाने वाले हैं और कतरनिया घाट और दुधवा नेशनल पार्क के बेहद करीब से गुजरने वाले हैं, जहाँ बेहद करीब से यहाँ के वन्य जीव और यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है वो भी देखने को मिलने वाला है। शहर की चकाचौंध से बहुत दूर इस यात्रा में आपको बस गांव, खेत खलिहान और जंगल ही देखने को मिलने वाले हैं, जो आज के आधुनिक रेल सफ़र से इस ट्रेन सफ़र को बहुत ही अलग बनाती है। फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं अपनी यात्रा के पहले हॉल्ट यानी कि रिशिया। नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इस स्टेशन का, और ज़ाहिर तौर पे स्टेशन पे कुछ खास नहीं है, बस दिन में 2 ही ट्रेनें अप एंड डाउन यहाँ रुकती हैं और बस यही लोगों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। और बहराइच से ज़्यादा पैसेंजर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो इस ट्रेन में बोर्ड होने वाले हैं। और मैं एक बात बताना भूल गया कि हमारी यात्रा जो है वो नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब से हो रही है और आगे ये बॉर्डर की दूरी और भी कम होने वाली है। इन कोचेज़ में फ़ैन तो लगे हैं पर कोई भी फ़ैन ठीक से काम नहीं करता क्योंकि मेंटेनेंस उतना नहीं है इस रेक का। और पैसेंजर्स को भी कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि ट्रेन चल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पूरे लकड़ी से बने स्लीपर जो कि न जाने कितने सालों तक रेल के नीचे दबे थे, वो अब आज़ाद हो चुके हैं और अब इनकी जगह नए कंक्रीट के स्लीपर्स इस्तेमाल होने लगे हैं। और अब बारी है इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन जो कि नानपारा जंक्शन है, वो आने वाला है। और
नानपारा को जंक्शन क्यों कहते हैं, हम आगे बात करते हैं। फ़िलहाल उम्मीद ये है कि स्टेशन पे कुछ खाने को मिल जाएगा, क्योंकि इस रूट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, तो शायद कुछ मिल जाए खाने को। जैसे 2 साल पहले मैंने किसी की वीडियो देखी थी और उस वीडियो में स्टेशन पे काफ़ी सारा मतलब खाने को चीज़ें अवेलेबल थी, पर आज के वक्त में यानी कि कोविड के टाइम में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। स्टेशन के अंदर स्टॉल तो दिखा, पर वहाँ सिर्फ समोसे रखे हुए थे, जो कि खाने का बिल्कुल मन नहीं है। इन तले हुए समोसे को इनकार करके मैं चला जाता हूँ स्टेशन के बाहर, क्योंकि ट्रेन काफ़ी देर तक यहाँ रुकने वाली थी। और वहाँ से पूरी सब्ज़ी जो है वो पैक कराई और लोको पायलट साहब के ठीक पीछे पीछे स्टेशन के अंदर आ गया। वैसे लोको पायलट सर साथ में थे, इसलिए ट्रेन छूटने का कोई टेंशन था ही नहीं। चलिए, वक्त हो चुका है अब नानपारा से निकलने का, और चलिए बात करते हैं कि नानपारा को जंक्शन क्यों कहते हैं। तो नानपारा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बेहद करीब गई हुई है, यानी कि नेपालगंज तक यहाँ से लाइन गई हुई है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 लाइन्स मीटर गेज की अप एंड डाउन वो बनी हुई है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लाइन जो है वो आगे नेपालगंज के लिए निकल जाती है, जहाँ से लोग नेपाल को निकल जाते हैं। और नेपाल से लोग अगर आते हैं इंडिया में तो मेनली वो इसी रूट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। नानपारा के बाद घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है और आपको कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच हमारी ट्रेन चलती हुई नज़र आने वाली है। बात करें स्पीड की, तो फिलहाल हमारी ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहती है, पर ये जो वाइडियम इंजन है वो बड़ी आसानी से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकता है। और इस रूट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से जो रेस्ट्रिक्शंस है स्पीड पे वो बनी रहती है। और जंगलों से घिरे रेल मार्ग पे जानवर कब आपके करीब आ जाए आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। रेल नीर की बोतल ना सही, हैंडपंप का ठंडा पानी ज़रूर से लोगों की प्यास बुझा देता है। एक और बात, वैसे रेलवेज़ ने इस रूट को बंद करने का फैसला कर दिया था, पर कोर्ट के ऑर्डर से ट्रेन फिर से रूट पे चलने लगी और जल्दी ही इस रूट पे हमें कन्वर्जन का काम भी पूरा होते हुए देखने को मिलेगा और मीटर गेज से ये रेल लाइन जो है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। फ़िलहाल पहुंच चुके हैं बिछिया और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होती है मैलानी से आने वाली मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन से, जो बहराइच की तरफ जा रही है। काफ़ी लोग इस ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं और हमारी ट्रेन से भी कई यात्री इसमें अभी सवार हुए और यहाँ आपको पुराने ज़माने का इस्तेमाल होता हुआ रिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। और अब नए ज़माने के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के आगे ये जो सिस्टम है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो चलिए, पहले इस ट्रेन को आगे रवाना करने के बाद हमारी ट्रेन को भी आगे बढ़ने का सिग्नल मिल चुका है और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद जल्दी ही हम दुधवा रेंज के बहुत करीब जाएंगे। वैसे इन घने जंगलों के बीच से गुजरने का एहसास सच में बहुत उत्साह से भरा होता है, पर कई बार मासूम जंगली जानवर ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण से वन्य जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसको लेकर के एक नई चीज़ सोची गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल बहुत ही जल्दी हम घाघरा नदी के ऊपर बने गिरजा बैरेज की तरफ पहुँचने वाले हैं, जो कि सच में बहुत ही बड़ा है। तो ये है विशाल गिरजा बैरेज और ठीक हमारे बगल में रोड भी बनी हुई है और यहाँ से पानी कैनल के थ्रू आगे शारदा नदी में जाके मिलता है, जो इन दोनों नदियों के बीच के इलाकों को सींचता हुआ जाता है।
खैर अब बस पहुंचने वाले हैं तिकुनिया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ से नेपाल की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम की रह गई है। वैसे 20 किलोमीटर मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, इससे कम ही होगा, पर बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं हम नेपाल बॉर्डर के। और ऐसा लग रहा है कि ये वुडन स्लीपर सब सर्दियों में आग जलाने के काम आने वाले हैं। तो चलिए फ़िलहाल पहुंच चुके हैं तिकुनिया और आगे जल्दी ही दुधवा रेंज पहुंचने वाले हैं हम। हालांकि आपको टाइगर यहाँ पे शायद ही देखने को मिले। और जो मैं आपसे कुछ देर पहले बात कर रहा था कि रेलवेज इस वन्य जीवन को बचाने के लिए तिकुनिया से आगे एक बाईपास लाइन बनाने का प्लान कर रही है, जो आगे पलिया कला में जाके मिलेगी। यानी नई लाइन दुधवा टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नहीं जाने वाली है, पर हेरिटेज ट्रेन ज़रूर से इस रूट पर चलती रहेगी और यात्रियों को दुधवा नेशनल पार्क को बहुत करीब से दिखाएगी। पर नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जो है वो दुधवा रेंज को बाईपास करते हुए सीधा पलिया कला पहुंच जाएगी और फिर वहां से मैलानी की तरफ निकल जाएगी। और अभी हमारी ट्रेन इस दुधवा नेशनल पार्क के बीचों बीच चल रही है और अगर ट्रेन की आवाज़ कम होती तो शायद आप भी जानवरों की जो आवाज़ है उसको सुन पाते। तो जंगल के गुजरने के बाद हमारी ट्रेन अचानक से रुकती है, पर शायद यहाँ रेलवे के स्टाफ या फिर कुछ जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए ट्रेन रुकी हुई है और फिर उनके ट्रेन बोर्ड करते ही हमारी ट्रेन चलने भी लगी। और आखिरकार पहुँच चुके हैं दुधवा। बहुत ही छोटा सा स्टेशन और लगा नहीं कि यहाँ ज़्यादा लोग दिखाई देंगे, पर लोगों का जो आवागमन है स्टेशन पे वो काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से रात के वक्त में स्टेशन पे सन्नाटा ही रहता होगा, क्योंकि रात में कोई ट्रेन चलती नहीं है, तो वैसे भी यहाँ पे लोग नहीं आते होंगे। और कई बार मैंने न्यूज़ पे देखा है कि इन इलाकों में जो टाइगर होते हैं वो नॉर्मल जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनके जो मवेशी होते हैं उनके ऊपर हमला करता है। तो शायद रात के वक्त में इतनी जो चहल पहल है वो नहीं होती होगी। तो दुधवा से निकलने के बाद हमारी जर्नी बस ख़त्म होने वाली है और पहली बार मैंने मीटर गेज के ऐसे गुड्स वैगन देखे। मतलब इस रूट पे इनका संचालन बहुत ज़्यादा था। वैसे भी इन छोटे छोटे गांव से फल, दूध और सब्जियां बड़ी मात्रा में लखनऊ की तरफ ट्रांसपोर्ट होता था। और इससे हिस्टोरिक जर्नी क्या हो सकती है जहां आपको ये पुराने सेमाफोर सिग्नल देखने को मिले, खेत में खेलते बच्चे जो ट्रेन के आने पे अपनी खुशी दिखा रहे हैं, ये सब पुराने भारत की याद दिलाते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग इसको फील नहीं किए होंगे वो इस जर्नी को देखने के बाद, इसमें जर्नी करने के बाद ज़रूर से फील कर सकते हैं। तो बस अब हम कुछ ही देर में मैलानी पहुंचने वाले हैं। 8 घंटे का सफ़र कब खत्म हो गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। उस तरफ आप जो ब्रॉड गेज की लाइन देख रहे हैं वो पीलीभीत की तरफ से आ रही है और अभी कुछ साल पहले यहाँ से पीलीभीत तक मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, पर अब ये सब इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है। मैलानी जंक्शन मीटर गेज का बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था और यहाँ पे आप बहुत सारे वाइडियम 4 लोकोमोटिव्स देख सकते हैं जो न जाने कितने सालों से इस रूट पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, पर अब शायद ये भी ब्रॉड गेज के करीब खड़े होकर अपने आखिरी वक्त को भांप चुके हैं। खैर फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा और अगर आप मुझे